हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बीपीसीजी 173 जो कि साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग है, इसके 12 यूनिट्स हैं। तो सारे यूनिट्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं यूनिट 1 पे। फिर फर्स्ट है यूनिट वन है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें मैंने पीवाईक्यू वगैरह भी ऐड किए हैं, मतलब मैंने नोट्स ऐसे लिखा है कि पीवाईक्यू बेसिस पे। नोट्स पूरे हैं कंप्लीट वगैरह, बट पीवाईक्यू बेसिस पे मैंने लिखा है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हेल्थ के बारे में था, तो हेल्थ के बारे में क्या क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पे, मैंने उसको ढूंढा है और लिखा है। तो इसमें आपका नोट्स भी, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो एक हेल्दी पर्सन या हेल्थ का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि सिर्फ डिजीज से फ्री हो, ये नहीं हो सकता है। आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली फिट हो। फिजिकली पे क्या होगा कि आपका हाथ पैर वगैरह सब कुछ सही हो। मेंटली पे क्या होगा कि आप इमोशनल, लॉजिकल थिंग्स वगैरह कर पा रहे हो। सोशली पे होगा कि आपका सारे लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी पे आप कैसे रहते हो। फिर स्पिरिचुअलिटी पे होगा कि सेल्फ एस्टीम, मतलब आपके ऊपर आपका खुद का सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसका पॉइंट्स वगैरह जैसे कि आप हैप्पी फील कर रहे हो, वेल हो, मतलब अच्छे हो, तो ये भी एक हेल्थ का सिम्टम्स है। फिर इलनेस से दूर हो, मतलब बीमारी वगैरह से दूर हो, आप डेली एक्टिविटीज़ वगैरह को परफॉर्म कर सकते हो। आपका लाइफ एक हेल्दी लाइफ, एक बैलेंस लाइफ है। आपके पास एबिलिटी है कि आप एक प्रोडक्टिव लाइफ को लीड कर सको। आपके पास एबिलिटी हो कि आप सिचुएशन जो चेंज हो रही है उसके साथ एडजस्ट कर सको, सिचुएशन को कोप अप कर सको। फिर ओरिजिन ऑफ वर्ड हेल्थ। तो हेल्थ कहाँ से डिराइव हुआ था? हेल्थ डिराइव हुआ था एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड जो था कि हेल्थ। उसका मीनिंग था होल, साउंड और कंप्लीट। डेफिनेशन वगैरह भी दिए हैं हेल्थ के ऊपर, जैसे कि पिंडर, उन्होंने डेफिनेशन दिया था कि हेल्थ इज द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका ऑर्गन्स वगैरह हो गया, जैसे किडनी हो गया या लीवर हो गया, हार्ट हो गया या लंग्स हो गया, जो भी। अगर एक भी चीज़ आपका अच्छे से नहीं चलता तो आप हेल्दी नहीं कहलाओगे। आपका सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ लिंक होता है। जैसे लंग्स और हार्ट का ले सकते हैं। ब्लड पहले लंग्स पे जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद हार्ट पे जाएगा और सारे बॉडी पे सप्लाई होगा। अगर हार्ट सिर्फ ही सप्लाई करेगा आपका सारे बॉडी के अंदर ब्लड, उसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आपके सारे बॉडी पार्ट्स पे जाएंगे। तो क्या हुआ? लंग्स डिपेंड रहता है हार्ट पे, हार्ट डिपेंड रहता है लंग्स पे। तो फिर हिपोक्रेट्स, उन्होंने भी बोला था कि हेल्थ डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट। मतलब आपके लाइफस्टाइल कैसे है, आप कैसे खाते हो, पीते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो। आपका एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट ही डर्टी होगा तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। और हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। पीवाईक्यू WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका था स्टेटमेंट कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब मैंने जो अभी बताया था कि कॉम्प्लीट स्टेट, मतलब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली फिट हो और डिजीज से सिर्फ दूर होना हेल्थ नहीं होता है, सब कुछ कम्प्लीटली फिट होना ही हेल्थ कहलाता है। तो WHO ने इस डेफिनेशन को 1948 पे दिया था। और हेल्थ इज ए डायनामिक नॉट ए स्टैटिक, मतलब हेल्थ चेंज होती रहती है। सिर्फ एक ही सिचुएशन पे या एक ही डेफिनेशन पे हेल्थ डिपेंड नहीं रहेगा। PMOS पे, मतलब वो सिर्फ एक पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम नहीं था, वो है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म भी ऐड किया गया। और हेल्थ सारे लोगों का फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। फिर हेल्थ का 4 डेफिनेशन होता है। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे क्या होगा कि आपके पास एक हेल्दी बॉडी हो, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हो, गुड न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिल रहा हो, फिर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, इससे आप फिजिकली फिट रह सकते हो। फिर मेंटल हेल्थ कैसे ठीक हो सकता है आपका अगर पॉजिटिव थिंकिंग्स है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ रहा है, इमोशनली आप बैलेंस हो, मतलब
छोटी छोटी बात पे रो नहीं दे रहे हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, ये सब कुछ हो सकता है मेंटल हेल्थ पे जाएगा। फिर सोशल हेल्थ पे क्या होगा कि आपके कम्युनिटी के साथ आपका रिलेशनशिप वगैरह अच्छा है, फिर कोऑपरेशन कर रहे हो आप सोसाइटी के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका अच्छा है। फिर स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब आपका खुद का इनर पीस, शांति जो बोलते हैं। फिर पर्पज इन ए लाइफ, आपके लाइफ पे एक गोल्स हो, मोरल्स वैल्यू वगैरह हो। फिर पीवाईक्यू है डिफरेंस बिटवीन डिजीज, इलनेस एंड सिकनेस। तो डिजीज होता क्या है? डिजीज एक कंडीशन होता है, मेडिकल कंडीशन, इसको डायग्नोस किया जाता है डॉक्टर से। जैसे डिजीज वगैरह क्या क्या हो सकते हैं कि मलेरिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, फीवर हो गया, जो भी डिजीज वगैरह होते रहते हैं बीमारी। फिर इलनेस, इलनेस मतलब क्या होगा कि आपको खुद को ही फील अच्छा नहीं हो रहा है, ये इलनेस पे जाएगा, मतलब पर्सनल फीलिंग्स जो होता है आपका। फिर सिकनेस, सिकनेस मतलब जो स्टिग्मा वगैरह हैं सोसाइटी पे, सोशल इफेक्ट्स वगैरह जो होते हैं कि आप लीव लेते हो, छुट्टी वगैरह लेते हो, या स्टिग्मा वगैरह जो है, ये सब कुछ सिकनेस पे जाएगा। 3 डायमेंशन है हेल्थ के ऊपर, तो बोले हैं डलल एंड मिश्रा। तो फर्स्ट है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब क्या है कि रिकवरी फॉर इलनेस, मतलब आपको जो अच्छा अच्छा फील नहीं हो रहा है उससे आप कैसे रिकवर करोगे, या आपका पेन हो गया, सफरिंग हो गया, उसको रिड्यूस करोगे, या रिहैबिलिटेशन आफ्टर इलनेस, या आपको जो हेल्थ वगैरह चाहिए कुछ भी, वो रिहैबिलिटेशन में जाएगा। फिर मेंटेनेंस मतलब आप कैसे बॉडी को हेल्दी रख रहे हो, योगा वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बैलेंस डाइट है आपका, हर रोज हेल्थ चेकअप वगैरह कर रहे हो, ये मेंटेनेंस पे जाएगा। फिर आपका ग्रोथ वगैरह कैसे हो रहा है सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली, और आपके पास एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब आपके पास फूड, शेल्टर, हेल्थ सब कुछ है। फिर सेल्फ डेवलपमेंट कि आपका खुद का ग्रोथ कैसे हो रहा है, आप खुद ही कैसे आगे जा रहे हो। फिर क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव वगैरह हैं, जैसे वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, इंडियन हो गया, सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट वे पे हेल्थ के बारे में सोचते हैं। जैसे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो कि बायोमेडिकल मॉडल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। कि एंशियंट ग्रीक के लोग वगैरह जो थे, वो लोग हेल्थ को 4 थिंग्स पे डिवाइड किए थे कि ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फेलगम। ब्लड मतलब तो पता है खून होता है जो, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, बाइल जो लिवर सिक्रेशन करती है वो, और फेलगम मतलब जो आपका कफ वगैरह होता है उसको। तो मॉडर्न वेस्टर्न व्यू ये था कि बॉडी सिर्फ एक मशीन है जिसमें कि इलनेस वगैरह क्रिएट होती है जर्म्स और बैक्टीरिया के वजह से, और इसके लिए हमें डायग्नोस करना चाहिए, क्योर करना चाहिए, और साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज करना चाहिए। इसका फीचर्स वगैरह कैसे हो सकते हैं कि हमें डिजीज और सिम्टम्स पे फोकस करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि हम ट्रीटमेंट ले सके, और साइंटिफिक बायोलॉजिकली अप्रोचेस वगैरह जो हैं उसको करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए इमोशन, बिलीव्स या कल्चर, जैसे जो झाड़ फूक वगैरह करते हैं वो वगैरह बोल रहे हैं। फिर है पीवाईक्यू ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, मतलब होलिस्टिक मॉडल था उनका। तो वो लोग बोल रहे थे कि हेल्थ इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा है, जैसे फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। और वो लोग बोल रहे थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप पहले से ही आपका सेफ्टी को देखो ताकि आप बीमार ना पड़ो। जैसे अगर कहीं पे मच्छर ज़्यादा हैं तो आप पहले से ही मच्छरदानी पे सो जाओ ताकि आपको मलेरिया वगैरह ना हो। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव, तो इंडियन पर्सपेक्टिव वगैरह संस्कृत वर्ड जो है स्वास्थ्य, स्व मतलब सेल्फ, स्थ मतलब एस्टैब्लिश, और अवेयर मतलब खुद ही अवेयर रहना, उन्होंने इसको बोला है इंडियन पर्सपेक्टिव कि ए पर्सन कनेक्टेड विद द इनर सेल्फ इज हेल्दी, मतलब आप खुद ही पता कर सकते हो कि आप अच्छे हो नहीं हो। जैसे योगा वगैरह करते हैं इंडिया पे, या जो तपस्वी वगैरह होते हैं वो लोग जो इनर उनका होता है सब कुछ। फिर फीचर्स, फोकस ऑन बॉडी, माइंड एंड सोल,
वो लोग फोकस करते हैं बॉडी पे भी, माइंड पे भी और सोल पे भी। और हारमोनी विद नेचर, मतलब सुना होगा कि अगर बाहर जाओगे, बाहर पे जाके योगा करोगे या एनवायरनमेंट अच्छा है, सुबह सुबह करना, सूर्य नमस्कार करना, ये सब कुछ नेचर के साथ हारमोनी, इंडियंस पर्सपेक्टिव वगैरह पे बोलते हैं। फिर होल पर्सन ट्रीटमेंट, सिर्फ एक ही पार्ट पे या एक ही थिंग्स पे फोकस करने के लिए नहीं बोलते या नहीं बिलीव करते, ये लोग बिलीव करते हैं होल पे। फिर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड बैलेंस लाइफस्टाइल, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव पे ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन, खुद ही डिसिप्लिन रहना, बैलेंस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना या डिजीज से दूर रहना, प्रिवेंशन करना। फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, मतलब रोल ऑफ कर्मा के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है कि प्रेजेंट इलनेस में बी रिलेटेड टू एक्शन फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स, मतलब आप पिछले वक्त पे या पिछले लाइफ पे कुछ किए हैं तो वो भी रिलेटेड रहता है आपके इस लाइफ के इलनेस पे। फिर है पीवाईक्यू मेडिकल मॉडल वर्सेस होलिस्टिक मॉडल। मेडिकल मॉडल पे क्या हुआ कि फोकस ऑन डिजीज, मतलब डिजीज वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती है, बट होलिस्टिक मॉडल ज़्यादा फोकस करती है होल पर्सन, मतलब पर्सन के माइंड हो गया, फिजिकली, सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सब कुछ पे फोकस करती है। फिर फिजिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मॉडल फिजिकल ट्रीटमेंट पे फोकस करती है, बट होलिस्टिक मॉडल चारों चीज़ पे फोकस करती है। मेडिकल मॉडल बॉडी को एक जो मशीन देखती है, बट होलिस्टिक मॉडल बॉडी को एक इंटीग्रेटेड होल की तरह दिखती है। मेडिकल मॉडल एक्सटर्नल कॉजेस वगैरह को देखती है। फिर मेडिकल मॉडल सिर्फ क्योर करती है, कैसे ठीक हो जाए फिर काम खत्म, बट होलिस्टिक मॉडल वेलनेस ओरिएंटेड पे देखती है कि कैसे लॉन्ग पीरियड तक कोई ठीक हो सके। फिर हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, तो ये भी पीवाईक्यू था जो है इंट्रोड्यूस बाय जॉन ट्रैविस। जॉन ट्रैविस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1972 पे। इसका मेन आइडियाज वगैरह क्या है कि हेल्थ इज नॉट फिक्स्ड, पीपल कॉन्टिन्यूसली मूव बिटवीन इलनेस एंड वेलनेस, मतलब पीपल्स वगैरह अच्छे और बुरे, मतलब बीमारी और अच्छे हेल्दी लाइफ, इन दोनों के बीच में मूव करते रहते हैं। और लाइफस्टाइल इफेक्ट रहता है हेल्थ स्टेटस वगैरह पे, मतलब आप कैसे हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो, ये आपका लाइफस्टाइल भी अफेक्ट करता है। कॉन्टिनम, ये 3 टाइप्स, प्रीमेच्योर डेथ, न्यूट्रल पॉइंट और हाई लेवल वेलनेस। स्टेजेस वगैरह जो है कि इलनेस साइट्स पे क्या क्या जाएगा, प्रीमेच्योर डेथ हो गया, डिजाबिलिटी हो गया, फिर इसमें सिम्टम्स वगैरह, साइंस वगैरह इसमें जाएंगे। फिर न्यूट्रल्स पॉइंट पे क्या होगा कि आप फुल्ली हेल्दी नहीं हो या सिक भी नहीं हो। फिर वेलनेस साइड पे क्या जाएगा कि आप इवेंट हो, एजुकेशन आपके पास है, ग्रोथ हो रहा है, वेलनेस है, ये सब कुछ में जाएगा स्टेजेस वगैरह पे। पॉइंट्स क्या हो सकता है कि एक पर्सन स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकता है और हेल्दी भी रह सकता है, और दूसरे पर्सन एंशियस रहता है और अनहेल्दी हो जाता है। तो हेल्थ इज डायनामिक एंड कीप चेंजिंग थ्रू आउट लाइफ, मतलब एक ही पर्सन एक टाइम पे स्ट्रेस को मैनेज करके हेल्थी भी रह सकता है और वही पर्सन दूसरे टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस लेके अनहेल्दी भी रह सकता है। फिर है यूनिट 2, मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो फर्स्ट है मेडिकल मॉडल, बायोमेडिकल मॉडल, मैंने अभी ये पढ़ाया था यूनिट 1 पे, सेम ही है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। फिर पीवाईक्यू 2 होलिस्टिक मॉडल, ये भी पढ़ा दिया है अभी, ये भी पढ़ लेना। फिर बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल, तो ये 1977 पे आया था। इस पे क्या होता है ना, हेल्थ डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल पे क्या जाएगा कि आपका जीन हो गया या डिजीज हो गया, बॉडी हो गया, कि आपका जीन्स, मतलब आपके पेरेंट्स से जो इनहेरिट होके आई है, अगर उनके पास अगर कोई डिजीज वगैरह है तो वो भी चांसेस रहता है कि आपको वो हो जाए। फिर साइकोलॉजिकल, मतलब आपका थॉट्स वगैरह कैसा है, इमोशन कैसा है, या स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हो। फिर सोशल, कि आपके साथ फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, कल्चरली आपका सारे लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, कैसे बिहेव करते हो। और इनकम लेवल भी हो सकता है कि जैसे अगर कोई आपसे ज़्यादा कमाता है तो आप उससे भी स्ट्रेस ले सकते हो, या आपका इनकम ही नहीं है, आपका इनकम डाउन चला गया तो उस पर भी स्ट्रेस हो सकता है। तो इसका मेन आइडिया क्या हो सकता है कि इलनेस रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोसाइटी, कि इलनेस क्या होता है ना,
आपके जो बॉडी के साथ, माइंड के साथ, सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है उसके रिजल्ट से आपका इलनेस हो सकता है। जैसे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको अच्छे फील नहीं होगा, या आपका माइंड मतलब आप ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक वगैरह कर रहे हो, तो इसमें भी आपको इलनेस फील हो सकती है। या सोसाइटी कि सोसाइटी पे आपका क्या चल रहा है, कोई आपको नीचा दिखा है या कुछ समथिंग ऐसे हो तो भी आप इलनेस फील कर सकते हो। इसका फीचर्स वगैरह क्या हो सकता है कि पेशेंट फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब पेशेंट क्या फील कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर बुरा फील कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको इम्पोर्टेंट दो, ना कि ऐसे स्किप कर दो कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा बाद में, ऐसे नहीं। मल्टीपल कॉजेस ऑफ इलनेस, मतलब इलनेस का बहुत सारे कॉजेस वगैरह होते हैं, सिर्फ फिजिकली हो गया या मेंटली या सोशली नहीं, बहुत सारी कॉजेस होती हैं। फिर पेशेंट पार्टिसिपेशन, मतलब पेशेंट बोले कि उसको कैसा फील हो रहा है, उसका डिजीज हो गया, उसका इलनेस हो गया, सिकनेस हो गया, उसके बारे में वो बोले। और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ के ऊपर पेशेंट का हो गया या डॉक्टर लोगों का हो गया, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। फिर है सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, मतलब ये लोग बिलीव करते हैं कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट ये भी इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ को। जैसे फैक्टर्स वगैरह हो गया, पॉवर्टी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर, हाउसिंग, पॉल्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह। मतलब कोई अगर गरीब है, उसके पास इतने पैसे वगैरह नहीं है तो उसको खाने के लिए भी अच्छे से नहीं मिलेगा, तो उसका माल न्यूट्रिशन हो सकता है, उसका बॉडी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता, ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, तो वो भी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर एजुकेशन हो गया, मतलब आपको पता ही नहीं है कि किस खाने में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस चीज़ को आपको कितना खाना चाहिए, आप अवेयर ही नहीं हो डिजीज के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके इंक्यूबेशन पीरियड्स के बारे में, मतलब कितने वक्त तक रहता है, कब शुरू होता है। जैसे फीवर वगैरह 1 2 3 दिन तक रहती है, ये सब कुछ इंक्यूबेशन पीरियड। फिर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब है आपके पास, जॉब नहीं है, ये भी आपके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। जेंडर हो गया, जैसे बॉय गर्ल, मतलब गर्ल्स लोगों को चांसेस होती है कुछ कुछ डिजीज में जल्दी होने की, बॉयज़ लोगों को कुछ कुछ डिजीज होने में जल्दी चांसेस होती है, वो भी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर हाउसिंग वगैरह हो गया, आपके पास अच्छा घर है नहीं है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास पॉल्यूशन कितना है, आप साफ सफाई रखते हो, ये सब कुछ। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। फीचर्स वगैरह जैसे इसके हो गए कि प्रिवेंशन फोकस, आप पहले ही सतर्क होकर रहो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब सोशल मॉडल है, सोशल मॉडल है तो कम्युनिटी आएगा ही आएगा इसमें। फिर है सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी पे जाएगा, क्लास हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, सारे लोगों को सोशली इक्वाली ट्रीट करो और उनका हेल्थ पे भी ध्यान दो। फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती है कि वो साफ सफाई रखे, चारों तरफ सफाई करे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान वगैरह स्कीम्स वगैरह चले थे, ये सब कुछ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाएगा। इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं कि आप स्लम एरिया पे रहते हो जो कि बहुत पॉल्यूटेड है, तो आपको अस्थमा होने की भी चांसेस होती है। आप उसको रिड्यूस कर सकते हो पॉल्यूशन वगैरह को, और खुद के घर को भी इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरे जगह रह जाओ या जिस जगह रह रहे हो वहाँ पे पॉल्यूशन कम करो। फिर इसका एडवांटेज वगैरह क्या हो सकता है कि ये प्रिवेंट करता है डिजीज को, मतलब डिजीज को रोकता है, कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आपका मनी ज़्यादा नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रही है। फिर है डिसएडवांटेज, मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है और सोशल चेंज वगैरह को भी रिक्वायर करती है जिसमें कि बहुत टाइम लगेगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, वेलबींग मतलब क्या होता है कि आपको अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग गुड और लिविंग ए मीनिंगफुल लाइफ, मतलब आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। इसमें सब्जेक्टिव वेलबींग पे क्या जाएगा कि आप खुश हो, आपके लाइफ पे सेटिस्फेक्शन है, आपके पास आपका पीस है, इनर पीस, या पॉजिटिव इमोशन वगैरह है, आप ज़्यादा ओवर थिंग्स वगैरह नहीं कर रहे हो, आपके पास एक पर्पज है लाइफ के। ऑब्जेक्टिव वेलबींग पे क्या जा सकता है कि आपके पास एजुकेशन है, इनकम है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह आपके पास है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह भी है।
इसका डायमेंशन वगैरह क्या हो सकता है कि इमोशनल, फिजिकल, सोशल, वर्क प्लेस और सोशिएटल। फिर है मेडिकल मॉडल वर्सेस होलिस्टिक मॉडल। ये भी PYQ यूनिट 1 पे मैंने पढ़ा दिया है। तो इस हम यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 है स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट है डिफाइन स्ट्रेस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता क्या है कि एक पर्सन का एबिलिटी ऑफ कोप अप, मतलब सिचुएशन इतना चेंज हुआ या सिचुएशन इतना उसके अपोजिट चला गया कि वो उसको और कोप अप ही नहीं कर सकता, ना फिजिकली कोप अप कर सकता है और ना साइकोलॉजिकली। फिर इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह भी दिए हैं, जैसे कि हांस सेलिए उन्होंने बोला है कि स्ट्रेस एक नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है जो कि बॉडी डिमांड करती है। मतलब कब स्ट्रेस हो सकता है आप बोल नहीं सकते, किस चीज़ पे स्ट्रेस हो सकता है भी आप बोल नहीं सकते। फिर बाउम एटल उन्होंने बोला था कि स्ट्रेस एक प्रोसेस है जहाँ पे एनवायरमेंटल डिमांड्स होता है थ्रेटन ऑफ वेलबींग, मतलब आप अच्छे से नहीं रह रहे हो या आपका क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपका लिविंग चेंज हो गया, तो ये भी थ्रेट रहता है, इससे भी स्ट्रेस हो सकता है। फिर लेजरस एंड फोकमैन उन्होंने भी बोला है कि स्ट्रेस होता है एक पर्सन को अगर उसका एनवायरमेंटल डिमांड्स एक्सीड कर जाए अवेलेबल रिसोर्सेज पे। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह हैं उससे भी डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हो सकता है। जैसे इम्पोर्टेंट टर्म उसमें हो सकता है कि स्ट्रेसर, मतलब एनी इवेंट, ऑब्जेक्ट या पर्सन और सिचुएशन जो कि कॉज करती है स्ट्रेस को। इसका एग्जाम्पल वगैरह हो सकता है कि एग्जामिनेशन, जैसे कल एग्जाम होगा तो इसके लिए आपको स्ट्रेस होगा, या जॉब प्रेशर हो गया, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वगैरह लाइफ पे है, या डेथ ऑफ ए लव वन हो गया, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टेक्नोलॉजी चेंजेस वगैरह हो गया, ये सब कुछ स्ट्रेसर पे जाएगा, स्ट्रेस का एक कॉज वगैरह है। फिर नेचर ऑफ स्ट्रेस, टाइप एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस कैसे हो सकती है कि ये यूनिवर्सल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, और मॉडरेट स्ट्रेस इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस वगैरह को, और एक्सेसिव हेल्थ पे इफेक्ट करती है। कि स्ट्रेस ऐसे होता है कि सॉल्ट, मतलब अगर खाने पे अच्छे से नमक दिया गया है तो खाना बहुत टेस्टी हो जाएगा, अगर ज़्यादा नमक हो गया तो खाना बर्बाद हो जाएगा। वैसे टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है कि यू स्ट्रेस, मतलब एक पॉजिटिव, एक मोटिवेटिंग स्ट्रेस होता है जो थिंकिंग होता है वो। न्यू स्ट्रेस मतलब न्यूट्रल, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। डिस्ट्रेस मतलब नेगेटिव स्ट्रेस होने लगता है कि लॉन्ग पीरियड तक हो गया वो स्ट्रेस। फिर हाइपर स्ट्रेस मतलब एक्सेसिव लेवल पे आप ओवर थिंकिंग वगैरह कर रहे हो। फिर हाइपो स्ट्रेस मतलब थोड़ा कम स्ट्रेस जो कि बोरिंग फील करवाती है। फिर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस वगैरह क्या हो सकता है कि स्ट्रेस का क्या साइन सिम्टम है। फिजिकल पे क्या होगा कि आपका सर दुखने लगेगा, आपको थकावट होने लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, मसल टेंशन होने लगेगी, मतलब मसल खींचने लगेगी। फिर इमोशनल पे क्या हो सकता है कि एंजाइटी हो सकता है, इरिटेट फील कर सकते हो, डिप्रेस हो सकते हो, गुस्सा करने लगोगे। फिर कॉग्निटिव पे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, आप किसी चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, आप भूलने लगोगे सारे थिंग्स, ज़्यादा सोचने लगोगे, कुछ छोटी सी चीज़ भी करोगे और उसके बारे में बहुत सोचोगे, ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसे। फिर आपका जजमेंट भी पुअर हो जाएगा कि आप जज नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे अच्छे से। बिहेवियरल पे क्या हो सकता है, आप स्मोक करने लगोगे, ज़्यादा खाने लगोगे, नेल को बाइट करने लगोगे, आपका जो नाखून होता है उसको बाइट करने लगोगे, या प्रोक्रास्टिनेशन मतलब डिले करते रहोगे काम को कि आज करूँगी, फिर कल करूँगी, कल परसों हो जाएगा, परसों तरसों हो जाएगा, आपका काम होगा ही नहीं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट मतलब दोनों तरफ ही पॉजिटिव है, मतलब आपको दो जगह पे जॉब मिल गया तो अभी आप सोचोगे आप किसको चॉइस करोगे, वो एक स्ट्रेस हो सकता है। फिर एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा या आपका सैलरी डिडक्ट होगा नहीं करोगे तो। फिर अप्रोच और एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, मतलब आपको जॉब मिल गया बट दूसरे शहर पे जॉब मिल गया, आपको फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर मल्टीपल अप्रोच और एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बोथ रहेंगे। फिर अदर सोर्सेस वगैरह क्या हो सकते हैं कि क्राउडिंग हो गया, मतलब
ज़्यादा लोग या पॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल कंपटीशन, ये सब कुछ भी स्ट्रेस का एक सोर्सेस वगैरह हो सकते हैं। फिर है डिस्क्राइब हाउ स्ट्रेस इज मेजर। स्ट्रेस को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे साइकोलॉजिकली ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, हार्ट रेट को चेक करेंगे, आपका कोर्टिसोल लेवल कितना है, मतलब उससे पता चलता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, मसल टेंशन कितना है, और ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी वगैरह, जो थेरेपी वगैरह लेने जाते हैं लोग वगैरह, तो कैसे उनको पूछा जाता है बहुत चीज़ के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, तो वो हो सकता है। ये इजी और इकोनॉमिकल भी होता है। फिर लाइव इवेंट चेकलिस्ट, मतलब डेथ, डाइवोर्स या जॉब ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ देखा जाता है कि आपका स्ट्रेस इसी में तो नहीं आया है, मतलब जॉब का ट्रांसफ़र हो गया या डाइवोर्स हो गया या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, इसमें से। फिर इंटरव्यू मेथड वगैरह होते हैं कि एक स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, उससे पता करा जाता है कि आपका स्ट्रेस कितना है, उससे मेजर किया जाता है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली भी होता है। और बेस्ट है स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कि मल्टीपल मेथड वगैरह को यूज कर सकते हो। फिर है यूनिट 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस टोन्स। एक्सप्लेन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस फोनेंस। तो ये क्या होता है, उसका मीनिंग कि टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू बिकम स्ट्रेस इजीली, मतलब एक पर्सन का कितना टेंडेंसी होता है स्ट्रेस को लेने का। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, कोई स्ट्रेस ही नहीं लेता। फर्स्ट टाइप है पर्सनालिटी, क्या हो सकता है कि हाईली कॉम्पिटिटिव हो, या इम्पेशेंट हो, या एम्बिशियस हो, या हर वक्त ही उसको जल्दी जल्दी काम करना होता है, या स्टेटस का इनसिक्योरिटी वगैरह हो, या अर्जेंसी ऑफ टाइम हो, हाइपर एग्रेसिवनेस हो, या फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी हो गया, या ओवरवर्किंग टेंडेंसी। जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि कोई पर्सन ट्रैफिक जाम्स वगैरह जब होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, और उस टाइम पे रिलैक्स होने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है उसको। जैसे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, या जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो गया, या लो एनर्जी, या डिस्ट्रेस वगैरह हो सकते हैं। हॉस्टिलिटी पे क्या हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंट इरिटेट रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है, या पीपल के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता, या उसका एक क्रिटिकली एटीट्यूड है, मतलब अच्छे से किसी से बिहेवियर वगैरह नहीं करता। फिर परफेक्टानिज्म, कि अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड है उसके पास कि ऐसे होगा वो वैसे होगा। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सारी चीज़ परफेक्ट चाहिए, या फियर ऑफ मिस्टेक रहता है उनके पास, एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा लेते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन एंड फियर ऑफ फेल्यूर भी उनके पास होता है। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब इम्पोर्टेंट टास्क वगैरह को डिले करने लगते हैं। फियर ऑफ फेल्यूर होता है लास्ट मिनट पे पैनिक करने लगेंगे, फील करते हैं कि मैंने क्यों ये वक्त बर्बाद किया, क्यों नहीं काम किया, ये सब कुछ। फिर है लर्नड हेल्पलेसनेस, पर्सनलाइजेशन हो गया, या परफॉर्मेंस हो गया, या परसिवनेस हो गया, या लो कॉन्फिडेंस एंड हाई स्ट्रेस। डिस्कस द मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब क्या फैक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि स्ट्रेस के इम्पैक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब इंटरनल एलओसी जो होता है कि आप खुद ही खुद कोप कर सको, स्ट्रेस से अच्छे से रह सको। फिर एक्सटर्नल एलओसी, मतलब आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, सब कुछ आपके लॉक पे डिपेंड है, ये सब कुछ सोच रहे हो। फिर है हार्डनेस, मतलब ये लोग कमिटमेंट, कंट्रोल या चैलेंज इसी तरह वो स्ट्रेस को देखते हैं, एक फियर की तरह इसको नहीं देखते। या सोशल सपोर्ट हो गया, इमोशनल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशनल प्रैक्टिशनर, जैसे सोशली या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आपको सपोर्ट दिए हैं तो बहुत स्ट्रेस कम सकता है। फिर ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, मतलब ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो लोग बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाते हैं स्ट्रेस से, बट पेसिमिस्ट जो होते हैं वो लोग सोचते रहते हैं उसी चीज़ के बारे में और उनका स्ट्रेस को बढ़ाते रहते हैं। फिर जेंडरल कल्चर हो गया, क्या फैमिली एक्सपेक्टेशन, मतलब फैमिली का क्या एक्सपेक्ट कर रही है फैमिली, कल्चरल नॉर्म्स वगैरह, कल्चर जो सोसाइटी का जो भी चलता है। फिर डिफरेंट कोपिंग स्टाइल, मतलब जेंडर भी कोप डिफरेंट टाइप पे करते हैं स्ट्रेस से। डिस्क्राइब ए टाइप ए पर्सनालिटी एंड लिंक्स पर्सनालिटी के विथ बारे में बोल स्ट्रेस। रखा है,
तो लिंक विथ स्ट्रेस देखते हैं। लिंक विथ स्ट्रेस पे क्या होगी कि एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस फ्रीक्वेंटली, जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो गया, बर्नआउट रिस्क हो गया, इमोशनल स्ट्रेन या पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। यूनिट 5 इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट स्टेप डिस्कस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। मतलब स्ट्रेस कैसे हेल्थ को इफेक्ट करती है कि ये बहुत मेंटली फिजिकली दोनों तरह ही इफेक्ट करती है। अगर कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस वगैरह चल रहा है तो इसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो चैलेंजेस के हिसाब से, बट कोई लॉन्ग टर्म या क्रोनिक स्ट्रेस चल रहा है तो कोई सीरियसली बॉडी को इफेक्ट करेगा। फिर स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ कैसे हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाए, आप फाइट नहीं कर पाओगे ज़्यादा, आपका बॉडी पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा सिक रहने लगोगे या एजिंग बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। फिर हार्ट एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो हार्ट डिजीज वगैरह होने का चांसेस रहता है, हार्ट स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है, ब्लॉकेज होने का चांसेस वगैरह रहता है, या एंजीना होने का चांसेस वगैरह रहता है। जिससे इसका इफेक्ट हो सकता है हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ। फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से आपका स्टोमक पे एसिडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, जिससे आपका डाइजेशन या एपेटाइट पे इफेक्ट कर सकता है, अल्सर वगैरह क्रिएट कर सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। अल्सर मतलब जो घाव वगैरह आपके पेट पे हो जाएगा, से स्टोमक पेन हो सकता है। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जिससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगा, अस्थमा अटैक होने लगता है। फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जैसे डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है। फिर पेन एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट वगैरह हो सकता है कि आपका मसल टेंडन वगैरह होने लगे, या हेडेक, माइग्रेन्स वगैरह शुरू हो जाए, बॉडी पेन हो सकता है। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज जैसे कैंसर का रिस्क, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज या क्रोनिक इलनेस वगैरह हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, एंजाइटी होने लगेगा, या कांस्टेंट फियर या वरी रहेगा, आपको एक नर्वसनेस फील रहेगी, हर वक्त डिप्रेस हो सकते हो आप, एक सैडनेस, होपलेसनेस भी आप फील कर सकते हो, आपका डेली एक्टिविटी पे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फिर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, मतलब ये हो सकता है अगर आपके पास एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वगैरह है, एक चीज़ हुआ था जो कि आपको ट्रॉमा दे गया, तो इसका सिम्टम्स वगैरह क्या हो सकता है कि फ्लैशबैक्स वगैरह आएंगे आपको, या मेमोरी हर वक्त डिस्टर्ब करती रहेगी, वो चीज़ याद आएगा, या इमोशनल डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है, इमोशनली आप ज़्यादा सोच रहे होगे, ये सब कुछ। जैसे आप फिर अनहेल्दी कोपिंग्स बिहेवियर वगैरह करने लगोगे, स्मोकिंग करने लगोगे, अल्कोहल कंज्यूम करने लगोगे, आपका डाइट पुअर हो जाएगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज वगैरह हो सकता है, जिससे कि आपके हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा। फिर है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो स्ट्रेस इफेक्ट करती है हमारे सोचने की थिंग्स, मतलब ब्रेन एबिलिटी वगैरह को इफेक्ट करती है, इसी वजह से आपका परफॉर्मेंस पे भी डाउन जा सकता है, आपका लर्निंग भी डाउन जा सकता है। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, स्ट्रेस इफेक्ट करता ही करता है आपके स्कूल्स, कॉलेजेस या वर्क प्लेस के प्रोडक्टिविटी पे। कॉग्निटिव इफेक्ट वगैरह कैसे हो सकते हैं कि आपका मेमोरी पुअर हो सकता है, आप चीज़ भूलने लगोगे, या डिफ़िकल्टी होगा आपको चीज़ याद करने में। फिर पुअर अटेंशन या कंसंट्रेशन, मतलब आपका फोकस रहेगा ही नहीं चीज़ पे, आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, आपका डिसीजन मेकिंग भी स्लो हो जाएगा, आप अच्छे से इवेलुएट नहीं कर पाओगे चीज़, आप मिस्टेक करना बहुत ही शुरू कर दोगे। फिर नेगेटिव थिंकिंग वगैरह आ सकते हैं, आप कांस्टेंट आप वरी में रहो, फिर आपका कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाए, या पेसिमिस्ट आउटलुक, जैसे ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग वगैरह करने लगो। लो स्ट्रेस पे क्या होता है ना, लो मोटिवेशन या लो परफॉर्मेंस रहता है। मॉडरेट स्ट्रेस पे बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है, और
और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहता है। फिर हाई स्ट्रेस पे क्या होगा ना, परफॉर्मेंस डिक्लाइन शार्पली, मतलब परफॉर्मेंस पूरे डाउन चला जाएगा और आप ज़्यादा मिस्टेक करना शुरू कर दोगे। वर्क प्लेस पे इफेक्ट रहता है कि उसके वजह से कैसे हो सकता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगते हो, एडजस्ट हो जाते हो, जॉब पे आप सेटिस्फाई नहीं हो, एब्सेंट प्रेजेंट ये फर्क पड़ रहा है, या टाइम मैनेजमेंट पुअर है, या प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रहा है। फिर वर्क एरर वगैरह भी बढ़ जाएगा, मिस्टेक होने लगेगा, आप डिले करोगे कंप्लीट करने में वर्क वगैरह, या एक्सीडेंट होने का भी इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है। फिर कैसे टीम प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं कि पुअर कम्युनिकेशन, उन लोगों के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कोऑपरेशन पे आपका लैक हो जाएगा, या ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, आपका झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। फिर टेक्नोस्ट्रेस, टेक्नोस्ट्रेस क्या होता है कि ये कॉज करता है इनएबिलिटी टू एडॉप्ट ए न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब ये स्ट्रेस न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में होता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक एम्प्लॉय न्यू सॉफ्टवेयर को चलाने में स्ट्रगल फील कर रही है और फिर उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। बर्नआउट, बर्नआउट मतलब क्या है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप एडजस्ट हो जाओ बहुत पीरियड तक, क्रोनिक टाइम तक, तो इसको बर्नआउट बोलेंगे। इसका सिम्टम्स कैसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थक गए हो आप, इरिटेट रहते हो, या आपका एफिशिएंसी रिड्यूस हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन है, ये सब कुछ। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, बहुत टाइम तक अगर आप स्ट्रेस पे रहोगे तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी होने लगेगा, हाई बीपी, फिर अल्सर वगैरह, फिर एब्सेंटिज्म मतलब आप बिना रीजन के एब्सेंट रहना शुरू कर दोगे स्कूल पे, कॉलेजेस पे, जॉब सेक्टर पे। फिर पेसिमिज्म मतलब आप ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लगोगे, अगर कुछ भी एक मिस्टेक हो गया तो आप सोचने लगोगे मैंने सारा काम रुइन कर दिया, ये सब कुछ बहुत ओवर थिंक करने लगोगे। फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप, मतलब स्ट्रेस सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करती, ये फैमिली, फ्रेंड्स, आपके कॉलेजेस वगैरह जो हैं, या आपके सोसाइटी, सारे लोगों को इफेक्ट करती है। जैसे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप, फर्स्ट हो गया इंक्रीज इरिटेबिलिटी, मतलब गुस्से गुस्से में रहने लगोगे, इरिटेट होगे, इम्पेशेंट हो जाओगे, छोटे छोटे स्मॉल इश्यूज वगैरह भी आपको ट्रिगर होने लगेगा। फिर रिड्यूस अफेक्शन एंड इमोशनल सपोर्ट, मतलब आप केयरलेस बिहेवियर करोगे, इमोशनली डिस्टेंस आप मेंटेन करने लगोगे, ये सब कुछ आपके फैमिली के साथ बॉन्ड वीक होता जाएगा, आपका रिलेशनशिप पे सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। फिर पुअर कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप हार्श लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दोगे, मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे, या किसी के बात सुनोगे ही नहीं। इफेक्ट इसमें क्या हो सकता है कि आर्गुमेंट वगैरह होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, या रिलेशनशिप पे ब्रेकडाउन भी आ सकता है। पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो अच्छे से क्लियरली थिंक ही नहीं कर सकते, आप सॉल्व ही नहीं करोगे प्रॉब्लम को, डिसएग्रीमेंट दिखाओगे, या बैलेंस डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। फिर इंक्रीज सेंसिटिविटी मतलब आप बहुत जल्दी ही ऑफेंडेड हो जाओगे छोटी छोटी चीज़ पे। फिर नॉर्मल कमेंट को भी आप नेगेटिवली लेना शुरू कर दोगे। फिर सब्सटेंस अब्यूज जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग लेना शुरू कर दोगे। फिर स्ट्रेस इज कॉन्टाजियस मतलब स्ट्रेस फॉरवर्ड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अगर फैमिली पे किसी एक मेंबर का अगर दिमाग सही नहीं है, वो झगड़ा करना शुरू कर देगा, तो फिर फैमिली पे सारे लोगों के बीच में वही स्ट्रेस चलती रहती है। फिर बॉटलिंग ऑफ इमोशन मतलब आपका स्ट्रेस को आप छुपाना शुरू कर दोगे, किसी से ऐसे सपोर्ट का ऑफर ही नहीं लोगे। इससे क्या होगा कि लोनलीनेस बढ़ सकता है, अकेलापन बढ़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और रिलेशनशिप पे भी स्ट्रेस पड़ेगा कि रिलेशनशिप पे छोटा चीज़ भी खिंचता चलता जाएगा, झगड़ा वगैरह। फिर है यूनिट 6 कोपिंग विद स्ट्रेस। इसका फर्स्ट है डिफाइन कोपिंग एंड डिस्कस इट गोल। कोपिंग मतलब होता है कि ये एक मेथड या इफेक्ट्स है जो कि एक इंडिविजुअल डील करता है कि स्ट्रेस को कैसे कम करे या उसका नेगेटिव इफेक्ट को कैसे कम करे। तो अकॉर्डिंग टू रिचार्ड और सुसान,
उन्होंने बोला था कि कोपिंग एक कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट है जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने में होता है। गोल्स ऑफ कोपिंग्स वगैरह क्या हो सकते हैं कि हार्मफुल जो एनवायरनमेंट कंडीशन वगैरह है इसको रिड्यूस करे, स्ट्रेसफुल का जो सिचुएशन जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था उसको मिनिमाइज करे, या उस स्ट्रेस से कैसे रिकवरी करे उसके लिए हेल्प करना शुरू कर दे, या एडजस्ट टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन वगैरह पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अनअवॉइडेबल चैलेंजेस वगैरह सिचुएशन वगैरह हो फिर भी हम सीखेंगे कि वो वहाँ पे हम कैसे सरवाइव करें या मेंटेन करें एक इमोशनल बैलेंस, जिसमें कि आप खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद का सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव सेल्फ इमेज को आप प्रोटेक्ट करके रखो। फिर एंजाइटी हो गया या इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, इन सब को रिड्यूस करो। पीवाईक्यू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोपिंग। तो नेचर ऑफ कोपिंग क्या होता है कि वो एक डायनामिक है, चेंज होती रहती है और ये सिचुएशन और इंडिविजुअल पे डिपेंड रहती है, इन्वॉल्व करती है थॉट्स वगैरह को, एक्शन वगैरह को, जेल और बिहेवियरल एफर्ट्स वगैरह हो गए। कोपिंग एक पर्पजफुल है, मतलब एक मीनिंगफुल चीज़ है जिसमें रिड्यूस किया जाता है स्ट्रेस को या उसके इफेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए। फिर कोपिंग कैन बी एडेप्टिव और मैल एडेप्टिव। मतलब एडेप्टिव कोपिंग पे ये होगा कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटकम वगैरह को प्रोड्यूस करो। एडेप्टिव कोपिंग मतलब कोई प्रॉब्लम का अगर टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढोगे तो उसके बाद फिर क्रिएट हो सकता है फ्यूचर प्रॉब्लम्स वगैरह। फिर कोपिंग डिमांड्स ऑन इंडिविजुअल अप्रेजल, मतलब डिफरेंट पीपुल डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसर रहते हैं, उनके डिफरेंट टेंडेंसी रहती है स्ट्रेस को हैंडल करने की। पीवाईक्यू डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोएक्टिव कोपिंग। तो प्रोएक्टिव कोपिंग क्या होता है? स्ट्रेस होने का पहले का स्टेप है कि अगर फ्यूचर पे कोई स्ट्रेसर वगैरह है जिससे कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, उसके लिए आप पहले से ही काम करना शुरू कर दोगे, एक्शन लेना शुरू कर दोगे। जैसे स्टेप्स वगैरह हो सकते हैं कि एक्यूमुलेशन रिसोर्सेज, मतलब स्किल्स, नॉलेज, सपोर्ट या कॉन्फिडेंस वगैरह आप गैदर करो ताकि वो सिचुएशन को आप हैंडल कर सको। फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोटेंशियल स्ट्रेसर, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका फ्यूचर डिफिकल्टीज वगैरह क्या हो सकते हैं, या एंटिसिपेटेड चैलेंजेस बिफोर दे अकर, इसको कैसे हैंडल करोगे ये सोच के रखो पहले से ही। इनिशियल अप्रेजल, मतलब एसेस द सीरियसनेस ऑफ द पोटेंशियल स्ट्रेसर, मतलब वो स्ट्रेसर का कितना सीरियसनेस है, कितना वो आपको इफेक्ट करेगा, वो जल्दी से मेजर करो। या इवेलुएट कर सकते हो अवेलेबल रिसोर्सेस वगैरह क्या है क्या नहीं, किससे मैं हैंडल करूँगा उसको। फिर प्रीलिमिनरी कोपिंग एफर्ट्स, मतलब आप एक प्लान डेवलप कर सकते हो, उसके लिए एक प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह ले सकते हो। फीडबैक और एडजस्टमेंट वगैरह भी, जैसे कि इवेलुएट करो कोपिंग रिजल्ट को, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब कुछ देखो, या मॉडिफाई कर सकते हो आपका स्ट्रैटेजीज पे अगर कहाँ पे नेसेसरी की ज़रूरत हो। डिस्कस प्रोएक्टिव एंड एवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल। प्रोएक्टिव अभी बताया तो एवॉइडेंट देखते हैं। मतलब प्रोएक्टिव पे ये होगा कि एग्जाम की जैसे प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे ना करके पहले से ही एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दो, तो ये प्रोएक्टिव पे जाएगा। फिर एवॉइडेंट देखते हैं। एवॉइडेंट पे ये होगा कि ये इग्नोर, डिनाइंग या एवॉइडेड स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इन्वॉल्व करती है, मतलब आप स्ट्रेस को इग्नोर ही करने लगो। कैरेक्टरिस्टिक इस पे क्या हो सकता है कि एवॉइड कॉन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम्स, मतलब आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही ना करो, या टेम्पररी रिलीफ या टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढो उसके लिए। एक्चुअल इशू क्या है उसको ही फोकस ना करो, इससे क्या होगा ना, कुछ देर के बाद फिर से स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड अवॉइडेंट कोपिंग। तो प्रोएक्टिव पे क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को फेस करोगे, बट अवॉइडेंट पे अवॉइड ही करते चलोगे प्रॉब्लम को, और प्रोएक्टिव पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए सोचता है, बट अवॉइडेंट पे टेम्पररी रिलीफ के लिए सोचता है। प्रोएक्टिव पे फ्यूचर स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, बट प्रोएक्टिव फ्यूचर स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। प्रोएक्टिव एक्टिव प्रोसेस है और इग्नोरेंट पैसिव प्रोसेस है। डिस्क्राइब इमोशन फोकस्ड एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग।
तो इसका मतलब ये है कि इसका गोल रहता है कि वो कैसे स्ट्रेस के सोर्सेस वगैरह को आइडेंटिफाई करे और उसको सॉल्व करे। तो इसका फीचर्स वगैरह क्या हो सकता है कि जैसे वो सिचुएशन चेंज पे फोकस करेगा या प्रॉब्लम वगैरह को कंट्रोल करेगा या एनकरेज करेगा प्लानिंग या एक्शन वगैरह। इसका स्ट्रैटेजीज क्या हो सकता है कि ये टाइम मैनेजमेंट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इंफॉर्मेशन सीख करता है, सोशल सपोर्ट को सीख करता है। एडवांटेजेस वगैरह क्या हो सकता है कि ये एड्रेस करता है रूट कॉज को कि स्ट्रेस का एक्चुअल सोर्सेस क्या है और ये प्रोड्यूस करता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। फिर इमोशन फोकस्ड कोपिंग, मतलब इसका एम होता है कि ये मैनेज करे इमोशनल रिएक्शन वगैरह जो कि स्ट्रेस के टाइम पे या स्ट्रेस के सिचुएशन को चेंज के टाइम पे जो इमोशनल रिएक्शन वगैरह होते हैं। तो इसका फीचर्स क्या हो सकता है कि ये फोकस करता है फीलिंग एंड इमोशन के ऊपर और ये हेल्प करता है कि इमोशनल डिस्ट्रेस को कैसे कम किया जाए तो इसको। फिर स्ट्रैटेजीज वगैरह इसमें क्या हो सकते हैं कि आप मेडिटेशन करो जिससे आपका स्ट्रेस या इमोशनल बैलेंस आएगा, इमोशनली इंटेलिजेंस हो गया। आप एक्सरसाइज वगैरह करो, लिसन म्यूजिक वगैरह सुनो या डायरी वगैरह लिखो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। इसका लिमिटेशन क्या होगा कि ये एक्चुअल सोर्स ऑफ स्ट्रेस को रिमूव नहीं कर पाता और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व और इमोशन फोकस्ड कोपिंग दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चेंज करता है प्रॉब्लम को और इमोशन वाला चेंज करता है इमोशनल रेस्पॉन्स को। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वो कंट्रोलेबल करता है सिचुएशन को, बट इमोशनल पे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन खोज के देता है, बट इमोशनल पे इमोशनल रिलीफ इसे मिलता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन ओरिएंटेड होता है, इमोशनल इमोशन ओरिएंटेड होता है। फिर है यूनिट 7 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसका फर्स्ट है डिस्कस इन डिटेल्स रिलैक्सेशन टेक्निक। तो रिलैक्सेशन टेक्निक होता क्या है कि ये एक मेथड है जिसमें फिजिकल और मेंटल टेंशन को रिड्यूस किया जाता है जो स्ट्रेस के वजह से होता था। फिर स्ट्रेस का कॉजेस वगैरह क्या हो सकता है इसमें स्पीड ब्रीथिंग हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया या मसल टेंशन वगैरह हो गया। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या करता है ना, काम करता है बॉडी को और माइंड को। रिलैक्सेशन टेक्निक का बेनिफिट क्या है कि ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, ये स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है, हेडेक माइग्रेन्स वगैरह को रिड्यूस करता है, इमोशनल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करता है, मसल को रिलैक्स करता है, फटीग को डिक्रीज करता है। फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR, और इसको डेवलप किए थे एडमंड जैकबसन। तो उनका मेन आइडिया वगैरह क्या था कि मसल टेंशन और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं हो सकता, वो इन्वॉल्व करती है डिफरेंट नर्वस सिस्टम्स वगैरह को। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन होता क्या है कि ये एक प्रैक्टिस है या ट्रेनिंग ऑफ माइंड है जहाँ पे कि रिलैक्सेशन, अवेयरनेस, कंसंट्रेशन या इनर पीस वगैरह को अचीव किया जाता है। तो मेडिटेशन का बेनिफिट क्या है कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है एंजाइटी, इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन वगैरह हैं जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो कि प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करता है, ऑब्जर्व करता है विदाउट जजमेंट। या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मतलब ये इन्वॉल्व करती है कि आप मंत्र वगैरह को रिपीट करो जिससे आपके माइंड को काम मिलती है, जैसे ओम 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 बोलते हैं ऐसे। फिर गाइडेड मेडिटेशन जो कि फॉलो करती है प्रैक्टिशनर का इंस्ट्रक्शन वगैरह, जैसे टीचर हो गया या ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन के। रिलैक्सेशन रिकॉर्डिंग को सोने से पहले सुनो, ये सब कुछ हो सकता है। फिर विपासना मेडिटेशन, इसमें क्या होता है ना, इसको इनसाइट मेडिटेशन भी बोला जाता है और ये आपके थॉट्स वगैरह इमोशन को डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। फिर है मेटा मेडिटेशन जो कि लविंग और काइंडनेस, मतलब ये जनरेट करती है पॉजिटिव फीलिंग और
कॉम्पेंसेशन को, कि आप साइलेंटली विशिंग करो सारे लोग के हैप्पीनेस और वेलबींग के बारे में। फिर चक्रा मेडिटेशन, जो कि बॉडी एनर्जी सेंटर्स जो कि चक्रास होते हैं उस पर फोकस करता है। फिर डिस्कस इन डिटेल्स वेरियस टाइप ऑफ आसनस इन योगा। योगा का मीनिंग क्या होता है? योगा एक संस्कृत वर्ड है जिसमें युग का मीनिंग होता है टू यूनाइटेड, मतलब योगा सारे बॉडी माइंड कॉन्शियस सब कुछ को हार्मोनी पे क्रिएट करने के लिए बोलती है। टाइप्स ऑफ योगा क्या हो सकता है? कर्म योगा, इसमें योगा ऑफ एक्शन को देखा जाता है और ये फोकस करता है सेल्फलेस सर्विस और ड्यूटी। फिर भक्ति योगा, जिसमें डिवोशन के बारे में बोला गया है कि फोकस ऑन लव एंड डिवोशन टुवर्ड गॉड्स, जैसे प्रेयर चांटिंग वर्शिप वगैरह। फिर जनना योगा, जिसमें नॉलेज और विस्डम के बारे में बोला गया है और ये लर्निंग और सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू ट्रूथ को ढूंढती है। जैसे एग्जाम्पल स्टडिंग स्पिरिचुअल टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइफ, मतलब आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट वगैरह को पढ़े और फिर उसको लाइफ में अप्लाई करें। फिर है अष्टांग योगा, इसको पावर योगा भी बोला जाता है। इसमें पोस्चर वगैरह और ब्रीथिंग वगैरह दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट आसन जो कि वज्रासन है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन, प्रमोट करता है रिलैक्सेशन और कंसंट्रेशन को भी एनहांस करता है। फिर त्रिकोणासन, बेनिफिट्स क्या होता है कि ये इम्प्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथन करता है और बॉडी स्टिफनेस को भी रिड्यूस करता है। फिर भुजंगासन, कोबरा पोजेस वगैरह जो होते हैं, इसका बेनिफिट होता है कि ये स्पाइन को स्ट्रेंथ करता है, पोस्चर को इम्प्रूव करता है और फटिग से रिलैक्सेशन देता है। फिर है PYQ डिस्क्राइब माइंडफुलनेस, मतलब माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कि आप आपके जो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग के सारे थॉट्स फीलिंग्स बॉडीली सेंसेशन इन सब पे प्रेजेंट मोमेंट पे रहो विदाउट जजमेंट। इसमें जॉन कबट-जिन उन्होंने बोला था कि माइंडफुलनेस मतलब पेइंग अटेंशन पर्पजली टू द प्रेजेंट मोमेंट इन ए नॉन जजमेंटल वे, मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे आप हो, कुछ आपके दिमाग पे दूसरा चीज़ नहीं चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट पे आपका अटेंशन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कैसे हो सकता है कि नॉन जजमेंटल होता है, पेशेंस रहता है इस पर, ओपन माइंडनेस है, ट्रस्ट है, नॉन स्ट्राइविंग है, एक्सपेक्टेंस है और लेटिंग गो भी है। बेनिफिट क्या होगा कि ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, ये इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन को, एनहांस करता है इमोशनल कंट्रोल को और प्रोमोट करता है सेल्फ अवेयरनेस। फिर है एक्सप्लेन बायो फीडबैक एज ए टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। बायो फीडबैक भी एक टेक्निक होता है जिसमें एक इंडिविजुअल खुद के साइकोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह पे या कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करना वो सीख जाए, साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे अवेयर रहना वो सीख जाए। और ये प्रोसेसेस वगैरह नॉर्मली होता है, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या मसल टेंशन या स्किन टेम्परेचर या ब्रीथिंग रेट वगैरह बढ़ जाए। फीडबैक्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं कि एक सेंसर होगा जिसको अटैच किया जाएगा आपके बॉडी पे, फिर वो मेजर करेगा साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स को, फिर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा स्क्रीन पे और वो ऑब्जर्व करेगा आपका स्ट्रेस कितना है उस चेंजेस के वक्त और रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह देंगे आपको रेस्पॉन्स के लिए। और इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन वेव, स्किन टेम्परेचर, मसल टेंशन या ब्रीथिंग पैटर्न वगैरह को मेजर किया जा सकता है। फिर बेनिफिट ऑफ बायो फीडबैक कि ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है, हेडेक माइग्रेन को रिड्यूस करता है और इमोशनल रेगुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। यूनिट 8 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो फर्स्ट है डिस्कस कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है या रिप्लेस करता है जो नेगेटिव थिंकिंग वगैरह होते हैं, स्ट्रेस को प्रोवोक करती है वो थिंकिंग वगैरह को, ये चेंज करती है रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट पे। जैसे इसका मेन फीचर्स वगैरह क्या है कि आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स, चैलेंजेस इरेशनल बिलीव्स या रिप्लेस करती है नेगेटिव
थिंकिंग टू रियलिस्टिक थिंकिंग, रिड्यूस करती है इमोशनल डिस्ट्रेस, इम्प्रूव करती है कोपिंग एबिलिटीज़ वगैरह को। और इसके स्टेप्स वगैरह जैसे हैं कि फर्स्ट वो नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद एग्जामिन करेगी कि वो है या नहीं रियलिस्टिक बोल के, पर्सनल बिलीफ्स पे चैलेंज करेगी, फिर उसको रिप्लेस करेगी अच्छा बैलेंस थॉट पे। ये न्यू वे पे थिंक करने में प्रैक्टिस वगैरह भी कर पाती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स थिंक कर रहा है कि वो यूजलेस है, अगर टेस्ट पे फेल हो गया या कुछ भी, तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का ये मीनिंग होता है या मीन्स होता है कि वो हेल्प करेगा उसका थॉट चेंज करने में कि नहीं, इस बार मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट दूसरी बार मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगी। होगा एक्सप्लेन ABCDE टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ABCDE टेक्निक्स बेस्ड रहता है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर। ये आइडेंटिफाई करता है, चेंज करता है पीपुल्स, लोगों के जो इरेशनल बिलीव्स वगैरह होते हैं जो कि क्रिएट करता है स्ट्रेस को। तो फर्स्ट ए पे होगा कि एक्टिवेटिंग इवेंट्स वगैरह की कौन सा इवेंट्स वगैरह सिचुएशन वगैरह ट्रिगर कर रहा है स्ट्रेस को। फिर बी पे होगा कि बिलीव कि जो थॉट या इंटरप्रिटेशन अबाउट द इवेंट। फिर कॉन्सिक्वेंस कि इमोशनल और बिहेवियरल बिलीव्स का रिजल्ट क्या हो रहा है, ये सब कुछ। फिर है डिस्प्यूटिंग, मतलब चैलेंज द इरेशनल बिलीव्स बाय डिटेक्टिंग द इरेशनल बिलीफ, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल थॉट्स और डिबेटिंग द इरेशनल बिलीव्स विथ एविडेंस। फिर इफेक्ट्स पे क्या होगा कि ये एक न्यू रेशनल बिलीव्स है जो कि रिप्लेस करती है इरेशनल वन को, और ये एक हेल्दियर इमोशन और बिहेवियर को भी लीड करती है। डिस्क्राइब टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, मतलब टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स हेल्प करती है इंडिविजुअल को प्रायोरिटाइज करने के लिए अपने खुद का टास्क, इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के बेस पे। इसका 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, मतलब जिस काम को आप इमीडिएटली करो, जैसे कल एग्जाम है तो आज पूरा वीडियो देखो और फिर उसके बाद सोना या और कुछ काम करना। फिर एक क्वाड्रेंट 2, मतलब ज़्यादा अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, जैसे रेगुलर स्टडीज, एक्सरसाइज या स्किल डेवलपमेंट वगैरह। फिर क्वाड्रेंट 3, मतलब अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्वाड्रेंट 4, नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, मतलब टाइम मस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह, सोशल मीडिया यूज कर लो, टीवी वगैरह बहुत देर देर तक देखो। फिर PYQ 4, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग और कंप्लीट किया जाता है डिफरेंट टास्क को एक अवेलेबल टाइम पे। तो टेक्निक्स वगैरह इसमें क्या होता है कि क्लस्टरिंग, कि ग्रुपिंग सिमिलर टास्क टुगेदर टू सेव टाइम एंड इफेक्ट्स, मतलब ये बुक जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें चैप्टर्स वगैरह सेम है, तो मैं अगर दोनों बुक के नोट्स वगैरह एक साथ प्रिपेयर करूँगी तो मेरा टाइम्स बहुत बच सकता है वैसे। फिर टाइम बॉक्सिंग, कि अलॉट करो, इस टाइम पे आप ये काम करोगे, वो टाइम पे आप वो काम करोगे, कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखो। फिर डिसमेंटलिंग, बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह पे करो ताकि आप मैनेज कर पाओ। फिर प्लानर सिस्टम, कि आप डेली एक्टिविटीज़ के प्लान्स वगैरह बनाओ, लिस्ट वगैरह बनाओ, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट काम होगा उसको पहले करो, जो कम इम्पोर्टेंट होगा उसको बाद में करो। फिर डेलीगेशन, मतलब किसी और पर्सन वगैरह को भी आप दे सकते हो टास्क वगैरह करने के लिए, जैसे कि वो आपका ट्रस्टेड पर्सन हो, उन लोगों को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दो। फिर अलाउ देम टू फ्रीडम टू कंप्लीट द टास्क, मतलब उनको फोर्स मत करो कि इतना टाइम पे दो, डेडलाइन वगैरह मत दो, वो लोग को देना ये कर दो, फिर उनके बाद वो लोग करेंगे, और प्रोसेस को मॉनिटरिंग करो। फिर डीलिंग विथ प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क वगैरह के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लास्ट टास्क को स्मॉल पार्ट पे डिवाइड करो।
फिर डेली टू डू लिस्ट वगैरह बनाओ, अवॉइड करो परफेक्शनिज्म, मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए उसको अवॉइड करो। और दूसरे की हेल्प वगैरह भी आप ले सकते हो। फिर सेल्फ रिवार्ड वगैरह हो गया कि अगर आप कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट किए फिर आप खुद को रिवार्ड्स वगैरह दे सकते हो। फिर है यूनिट 9 फिजिकल इलनेस एक्सपीरियंसेस। तो फर्स्ट है डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब फूड हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी, न्यूट्रिशन, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए या बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स वगैरह क्या हो सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो गया जो कि मेन सोर्स ऑफ बॉडी होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट पे क्या आ जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कॉम्प्लेक्स पे क्या जाता है स्टार्च वगैरह। इसके सोर्सेस वगैरह क्या हैं जैसे चावल हो गया, व्हीट हो गया, मैज हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया। फिर लिपिड्स, फैट जिसको बोलते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और एनर्जी को स्टोर करने में भी हेल्प करती है। कुछ कुछ विटामिन्स हमारे बॉडी पे ऑब्जर्व कराने में लिपिड्स और फैट से हेल्प करते हैं। और ये इंक्लूड करता है फैट्स और कोलेस्ट्रॉल, जैसे इसके सोर्सेस बटर, घी, कुकिंग ऑयल, नट्स वगैरह। फिर प्रोटीन हो गया, प्रोटीन एमिनो एसिड्स वगैरह होते हैं, एमिनो एसिड्स के चेन्स वगैरह होते हैं और इसको ग्रोथ, रिपेयर और सेल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। फिर सोर्सेस वगैरह इसके मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस। विटामिन्स वगैरह भी फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के, वाटर, बी, सी। तो ये रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म वगैरह और बॉडी फंक्शंस वगैरह। फिर मिनरल्स वगैरह जो कि हमारे हेल्दी बोन, टीथ, मसल्स या बॉडी प्रोसेसेस के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और आयोडीन। फिर है PYQ एक्सप्लेन ओबेसिटी विथ ए फोकस ऑन इट इफेक्ट्स। ओबेसिटी मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन जहाँ पे आपकी बॉडी पे एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो गई है जो कि अफेक्ट कर रही है हेल्थ और वेलबींग को। तो कॉजेस ऑफ ओबेसिटी क्या हो सकता है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड हो गया, या स्वीट्स और फैटी फूड्स को ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस और इमोशनल ईटिंग ज़्यादा हो रहा है, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट वगैरह है। तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि डायबिटीज़ को इंक्रीज करवा सकता है, हार्ट रेट भी, हार्ट डिजीज वगैरह को इंक्रीज कर सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जॉइंट और मोबिलिटी प्रॉब्लम होगा, लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है और रिड्यूस कर सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? एक बैलेंस डाइट लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस को मैनेज करो वगैरह को अपना सकते हो। फिर डिस्कस ईटिंग डिजॉर्डर। तो ईटिंग डिजॉर्डर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन को अबनॉर्मल ईटिंग हैबिट वगैरह हो जाती है जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। टाइप्स ऑफ ईटिंग डिजॉर्डर वगैरह क्या हो सकता है कि एनरेक्सिया नर्वोसा हो गया, मतलब पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेयर करता है, लिटिल खाएगा क्योंकि वो सोचता है कि वो वेट गेन कर लेगा। फिर बुलिमिया नर्वोसा, मतलब पीपल बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उसके बाद उसको रिमूव करने के लिए सोचते हैं कि वॉमिट कर दें या फास्टिंग वगैरह करें या एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह करके। फिर बिंज ईटिंग डिजॉर्डर, मतलब पर्सन रिपीटेडली कंज्यूम करता रहता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड विदाउट कंट्रोल। तो इसका इफेक्ट्स वगैरह कैसे हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फॉटिक वगैरह हो सकते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, डाइजेस्टिव इशू या सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी हो सकते हैं। फिर कुछ का टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक नीचे ही होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। 10 फिजिकल इलनेस एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन एक्यूट एंड क्रोनिक पेन। तो पेन क्या होता है? एक सेंसोरी या इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपका कुछ टिश्यू वगैरह अगर डैमेज हो तो वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक वार्निंग सिग्नल होता है कि आपके बॉडी को कुछ गलत हुआ है। तो टाइप्स ऑफ पेन क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक पेन वगैरह की एक्चुअल टिश्यू डैमेज हो गया, इंजुरी हो गया, जैसे कि स्प्रेन हो गया या फ्रैक्चर वगैरह हो गया।
साइकोजेनिक पेन हो सकता है कि ऑकर्स मेनली ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब अनक्लियर फिजिकली डैमेज प्रेजेंट रहता है। फिर एक्यूट पेन, मतलब पेन टेम्पररी होता है जो कि 6 मंथ तक जा सकता है, जैसे इंजुरी, सर्जरी या इलनेस वगैरह, जिसको मेडिसिन खा के ठीक कर सकते हो, जैसे फ्रैक्चर हो गया, लेबर पेन हो गया या कुछ जलने की चीज़ वगैरह हो गया। फिर क्रोनिक पेन मतलब 6 मंथ से ऊपर जो हो सकता है, जो कि कंटिन्यू होता रहता है। आप जितना भी मेडिसिन या कुछ हीलिंग प्रोसेस वगैरह करो, उससे वो सही नहीं होता और ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है, जैसे कैंसर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, माइग्रेन। फिर टाइप्स ऑफ क्रोनिक पेन्स पे हो गया क्रोनिक रिकरेंट पेन, मतलब कॉम्स एंड गोज रिपीट होता है और चला जाता है रिपीटेडली, जैसे माइग्रेन वगैरह हो गया। फिर क्रोनिक इंट्रैक्टेबल बेनिंग पेन, जो कि कॉन्टिन्यूस पेन है विदाउट सीरियस डिजीज, जैसे बैक पेन हो गया। फिर क्रोनिक प्रोग्रेसिव पेन, ये कॉन्टिन्यूस पेन है ड्यू टू वर्सनिंग डिजीज, कैंसर हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। क्रोनिक पेन का इफेक्ट्स वगैरह क्या हो सकता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, फटीग या एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, एंजाइटी डिप्रेशन होने लगेगी, फाइनेंशियल बर्डन, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि जो कि इन्फ्लुएंस करता है पेन को, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लर्निंग फ्रॉम अदर्स या रीइंफोर्समेंट फॉर अटेंशन एंड सिंपैथी। फिर मैनेजमेंट ऑफ पेन, मेडिकेशन मतलब मेडिसिन लो, सर्जरी वगैरह कराओ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह को अपनाओ, बायो फीडबैक सेंसर्स वगैरह को यूज करो, कॉग्निटिव थेरेपी वगैरह लो और ग्रुप थेरेपी वगैरह भी ले सकते हो। ये वीडियो दूसरी बार बना रही हो, पहली बार बनाई तो वीडियो ही ऑफ हो गया था, साउंड ऑफ हो गया था। तो फिर है डिस्क्राइब डायबिटीज़ एंड अस्थमा एज क्रोनिक इलनेस। तो क्रोनिक इलनेस होता क्या है कि एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशन होता है जिसमें कि एक कॉन्टिन्यूस मैनेजमेंट और केयर की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट डायबिटीज़ होता क्या है कि अगर इंसुलिन पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो आपके बॉडी पे अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो इसमें डायबिटीज़ हो सकता है। इसका कॉज हो सकता है इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छे से ना हो या बॉडी सेल नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू इंसुलिन। मतलब इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट पे ये होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन इनसफिशिएंट होता है और सेकंड पे ये होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो यूजुअली डायबिटीज़ टाइप 1 जो होता है वो बच्चे और एडोलेसेंस के पीरियड्स पे होता है और इसमें क्या हो सकता है कि आपका पेनक्रियास पे जो इंसुलिन जो प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है, वो सेल ही डैमेज हो जाए। इसका इफेक्ट्स वगैरह क्या है कि आपकी प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, फटीग फील करोगे खुद को, या आपका आइज़ पे, किडनी पे, हार्ट पे कॉम्प्लिकेशन रिस्क वगैरह बढ़ जाती है। फिर अस्थमा भी एक कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर होती है जिसमें कि आपका एयरवेज बिकम इन्फ्लेम एंड नैरो, मतलब आपका जो श्वास नली है वो इन्फ्लेम हो जाती है और नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसके वजह से आपका डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग पे, व्हीजिंग पे, कॉफिंग पे और चेस्ट टाइटनेस होता है। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि ये रिड्यूस करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह को, स्लीप को डिस्टर्ब करता है और रिपीटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह शो होती है। फिर PYQ डिस्कस कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज होता क्या है, ये एक कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट बिकम नैरो और ब्लॉक्ड, मतलब जो आपके कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट पे, वो ब्लॉक्ड हो जाती है और नैरो हो जाती है सकता है। इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि अनहेल्दी डाइट हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस या हाई ब्लड प्रेशर। इसका सिम्टम्स है चेस्ट पेन, एंजीना हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, फटीग हो गया, हार्ट अटैक इन सीवियर केसेस। प्रिवेंशन हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, स्मोकिंग अवॉइड करो और हेल्थ चेकअप रेगुलर करो। फिर एड्स, ये भी पढ़ लें। मेंटल इलनेस एक्सपीरियंसेस। तो फर्स्ट है एक्सप्लेन डिप्रेशन विथ ए फोकस ऑन हाउ इट इज स्टेटेड एंड क्लासीफाई अंडर DSM-5। तो इसका मीनिंग फर्स्ट क्या है कि डिप्रेशन इन मूड डिजॉर्डर, जो कि परसिस्टेंट सैडनेस हो गया या होपलेसनेस हो गया या आपका इंटरेस्ट ही
कम हो जाए सारी एक्टिविटीज़ वगैरह पे जिस पे आप पहले इंजॉय करते थे, तो इसको डिप्रेशन बोला जा सकता है। और फिर डिप्रेशन डिफरेंट होता है सैडनेस से, नॉर्मल सैडनेस से। नॉर्मल सैडनेस पे क्या होता है कि ये एक टेम्पररी इमोशनल सिचुएशन या रिएक्शन होता है, बट डिप्रेशन पे क्या होता है ना, लॉन्ग टाइम सिवियर लॉन्ग लास्टिंग जो लॉन्गर इफेक्ट रहता है डेली फंक्शनिंग वगैरह पे, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अंडर DSM-5 पे होगा कि ये क्लासीफाई किया गया है डिप्रेशन को डिप्रेसिव डिजॉर्डर, जो कि एक मूड डिजॉर्डर है। फर्स्ट है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिजॉर्डर, जो कि चिल्ड्रंस और एडोलेसेंस वगैरह पे होता है। इसमें सिवियर इरिटेट हो जाते हैं लोग, फ्रिक्वेंट टेम्पर आउटबस्टेड होते हैं, मतलब गुस्सा करने लगते हैं। फिर मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर MDD, जो कि यूनिपोलर डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जो कि कैरेक्टराइज्ड किया जाता है कि परसिस्टेंट डिप्रेशन, मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ही कम हो जाए सारे थिंग्स पे। फिर सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर हो गया परसिस्टेंट सैडनेस और लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर एक्टिविटीज, चेंजेस इन एपेटाइट और वेट, sleep disturbance, insomnia, hyperinsomnia, fatigue or low energy, feeling of guilt or worthlessness, poor concentration, difficulty making decisions, slow thinking or movements। फिर PYQ 2 डिस्कस एंजाइटी एंड एंजाइटी डिजॉर्डर। तो एंजाइटी होता क्या है कि एक फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, फियर होता है फ्यूचर इवेंट्स के लिए। तो नॉर्मल एंजाइटी क्या होता है कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे। फिर एंजाइटी डिजॉर्डर तब होता है जबकि एंजाइटी आपके लाइफ को भी डिस्टर्ब करने लगे एक्सेसिव लेवल पे। इसका सिम्टम हो सकता है कि एक्सेसिव वरिंग, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग और ट्रेमलिंग। फिर इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा, एकेडमिक डिफिकल्टी हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है और इमोशनल डिस्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है। फिर PYQ 3 डिस्क्राइब साइकोसोमैटिक इलनेस, जो कि फिजिकल इलनेस होता है जिसका कॉज या वर्सन बहुत ज़्यादा होता है फिजिकल फैक्टर्स वगैरह के लिए, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। साइकोसोमैटिक 2 वर्ड पे आया है, साइसिस मतलब माइंड और सोमा मतलब बॉडी। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है कि फिजिकल सिम्टम्स आर प्रेजेंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, मेडिकल टेस्ट मे नॉट फुल्ली एक्सप्लेन सिम्टम्स। फिर वेज क्लासिफिकेशन कि साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल कंडीशन टुगेदर बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू मेडिकल इलनेस लाइक इमोशनल रिएक्शन ड्यू टू फिजिकल इलनेस, मतलब आपके फिजिकल इलनेस कुछ हुआ है, इसकी वजह से इमोशनली रिएक्शन कर रहे हो, रो रहे हो, डिप्रेस पे चले जा रहे हो, ये सब कुछ। फिजिकल सिम्टम्स ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉजेस, मतलब सिम्टम्स अकर मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या इमोशनली ज़्यादा थिंक कर रहे हो, इसके वजह से स्ट्रेस हो रहा है। फिर DSM-5 क्लासिफिकेशन ये क्या क्या इंक्लूड करता है कि जैसे सोमाटिक सिस्टम एंड रिलेटेड डिजॉर्डर वगैरह, सोमाटिक डिजॉर्डर, पेन डिजॉर्डर, हिपोकॉन्ड्राइसिस मतलब इलनेस, एंजाइटी वगैरह। फिर एक्सप्लेन सब्सटेंस यूज डिजॉर्डर। फिर सब्सटेंस यूज डिजॉर्डर क्या होता है कि एक पैटर्न ऑफ हार्मफुल यूज ऑफ सब्सटेंसेस दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस, मतलब जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग ये वगैरह अगर सब्सटेंस वगैरह को लोगे तो वो स्ट्रेस लेवल या इम्पेयरमेंट वगैरह कर सकता है। अब्यूज सब्सटेंस वगैरह हैं अल्कोहल, कैफीन, कैनबिस, हेलुसिनोजेंस, इनहेलेंट्स, ओपिएट्स, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एक्सिलोएटिक्स, स्टिमुलेंट्स, तंबाकू एंड अदर अननोन सब्सटेंसेस। इसका इफेक्ट क्या होता है कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल डिपेंड्स रहते हो, फिर पुअर एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है, रिलेशनशिप डिफिकल्टी हो सकता है, फाइनेंशियल और सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करो, प्रिवेंशन प्रोग्राम पे ज्वाइन करो,
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह लो, फैमिली थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, ये वगैरह सब कुछ करो। फिर है लास्ट यूनिट 12 प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन। तो फर्स्ट है डिस्कस द 9 एलिमेंट ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्क दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स इनकम बट ऑल्सो गिव्स सेटिस्फेक्शन, पर्पज एंड कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल वेलबींग। मतलब ऐसा काम जो कि सिर्फ आपको इनकम नहीं देता, वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, आपको एक पर्पजफुल लाइफ देता है और कंट्रीब्यूट्स देता है। मतलब आपके मनपसंद के कुछ वर्क करोगे तो वो हो सकता है। ये 9 एलिमेंट्स वगैरह रहते हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पे, जैसे पर्पज हो, आप एक मीनिंग हो गया, मतलब आप अपने खुद के वर्क को वैल्यू करते हो। आपका पैशन वगैरह हो गया, मतलब आपका इंटरेस्ट है वो वर्क पे, फिर कमिटमेंट हो गया, मतलब आपका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी या डेडिकेशन है उसके टुवर्ड्स। फिर कंट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, ग्रोथ हो गया, अचीवमेंट हो गया, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, ये वगैरह सब कुछ हो सकते हैं। इसका बेनिफिट होगा आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी पे एनहांस हो सकता है और एक ओवरऑल वेलबींग प्रोमोट हो सकता है। फिर एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ एंड बेस्ट अप्रोच टू वर्क। स्ट्रेंथ एंड बेस्ट अप्रोच होता है अप्रोच जो कि फोकस करता है कि एक पर्सन का स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई डेवलप करे, ना कि सिर्फ उसके वीकनेस पे फोकस करे। इसके मेन फीचर्स वगैरह क्या हैं कि जैसे आइडेंटिफाई करे इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और टैलेंट वगैरह को, एम्प्लॉय को हेल्प करे उसको स्ट्रेंथनिंग करने में, इंटीग्रेट करें उनका स्ट्रेंथ इनटू सेल्फ इमेज और वर्क आइडेंटिटी, एनकरेज करें एम्प्लॉयज़ वगैरह को सक्सेसफुल होने के लिए, उनके ग्रोथ पॉजिटिव परफॉर्मेंस पे प्रोमोट कर सकते हैं। फिर एडवांटेज होगा हायर मोटिवेशन, बेटर वर्क एनहेंसमेंट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ग्रेट जॉब सेटिस्फेक्शन और एनहांस साइकोलॉजिकल वेलबींग। फिर है व्हाट इज माइंडफुलनेस एंड हाउ कैन इट हेल्प अस अचीव हेल्थ एंड वेलबींग। तो माइंडफुलनेस क्या होता है कि एक प्रैक्टिस होता है जिसमें आप पे अटेंशन करते हो, फोकस करते हो प्रेजेंट मोमेंट पे विदाउट जजिंग एनीथिंग। तो इसके 7 एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, जैसे कि नॉन जजिंग, पेशेंट, बिगिनर माइंड, ट्रस्ट, नॉन स्ट्राइविंग, एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो। बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस: रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी, improves concentration, enhance emotional control, increase self awareness, promotes mental peace, improve overall health and well-being। फिर है डिस्कस द रोल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप इन कंट्रीब्यूटिंग टू गुड हेल्थ। तो ऑप्टिमिज्म और होप जो कि एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल क्वालिटी है जो हेल्प करती है इंडिविजुअल को कोप करने में इफेक्टिवली विद देयर चैलेंजेस एंड मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। तो बेनिफिट क्या होता है ऑप्टिमिज्म की, वो बेटर स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, कोपिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, फिर एक ग्रेटर रिसाइलेंस होता है उसका, और ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकता है। फिर होप थ्योरी सिंडर, उन्होंने बोला था कि होप कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट पाथवेज, एबिलिटी टू फाइंड डिफरेंट रूट टू अचीव गोल, मतलब अचीव करने के लिए गोल को डिफरेंट रूट्स वगैरह, और फिर एजेंसी जो कि मोटिवेट और डिटरमाइन करती है वो रूट्स वगैरह को। इसका भी बेनिफिट होता है जैसे इंक्रीज मोटिवेशन, इम्प्रूव गोल्स अचीवमेंट, एनहांस करता है साइकोलॉजिकल वेलबींग को और एनकरेज करता है प्रिजर्वेंस ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज। तो ये सारा बुक ही कंप्लीट हो गया 1 से लेके 12 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लग रही है इसीलिए एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।